ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। जैसे एक फूल बहुत प्यारा और सुंदर है पर खुशबू नहीं, ठीक वैसे ही किसी की कही हुई अच्छी बातें व्यर्थ हैं अगर वह उनको अमल में नहीं लाता। ये किसने कहा है? महात्मा बुद्ध ने कहा है। संकट के मुहाने पर अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर बातें की जा रही हैं और बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। ये भी आप देख रहे हैं कि कई युद्ध हो रहे हैं ना, एक तो रूस यूक्रेन में चल रहा है, एक आप देख रहे हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका में हो रहा है, उसका भी प्रभाव हम लोगों पर पड़ रहा है। कुछ समय पहले भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर था, मगर अब वह पिछड़कर छठे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं जापान और ब्रिटेन ने अपनी स्थिति पुनः हासिल कर ली है। कुछ आर्थिक विशेषज्ञ इसके लिए डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये को प्रमुख कारण मान रहे हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2813 अमेरिकी डॉलर है, जबकि चीन की प्रति व्यक्ति आय 14,874 अमेरिकी डॉलर है, जो भारत की प्रति व्यक्ति आय की लगभग 5 गुना है। भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2,813 डॉलर, अमेरिकी डॉलर। और चाइना जो हमारा पड़ोसी है, इसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 14,874। देख रहे हैं आप लोग अंतर। ये चाइना की बात करें तो हमारा लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। यह स्थिति तब है जब भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर लगभग 6.5% बनी हुई है। चालू वर्ष के शुरुआती 5 महीनों में ही विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से लगभग 2.87 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए, जो पिछले पूरे साल के 1.17 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड से कहीं अधिक है। शेयर बाजार की इस उथल पुथल से हर कोई हैरान है। एक समय था जब म्यूचुअल फंड सही है पर जोर दिया जाता था, लेकिन अब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों से एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। देसी और विदेशी निवेशकों का भरोसा इस कदर डगमगा रहा है कि बड़े पैमाने पर खाते बंद हो रहे हैं। सिर्फ बंद करने का अनुपात बढ़कर मार्च और अप्रैल में 100% से ऊपर चला गया था, जिसका अर्थ है कि नई शुरू होने वाली सिप से ज्यादा पुरानी सिप बंद या फिर मैच्योर होने पर उससे पैसा निकाल लिया गया। उदाहरण के लिए अप्रैल में 50.71 लाख नए सिप पंजीकृत हुए, जबकि 51.29 लाख खाते बंद हुए। मई में भी यह अनुपात 95% के करीब रहा और विदेशी संस्थागत निवेशकों का भारतीय बाजार पर भरोसा कमजोर भी हुआ है। ऐसे में सवाल है कि जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपने हाथ खींच रहे हैं और रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक गिरावट दर्ज कर रहा हो, तो आखिर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत कैसे होगा? इसी दबाव के बीच सरकार की ओर से देशवासियों को सोने की चमक से दूर रहने की नसीहत दी जा रही है। वैसे आंकड़ों पर नजर डालें तो इस वित्त वर्ष में भारत का सोना आयात बिल बढ़कर रिकॉर्ड 72.4 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जो देश के कुल आयात का 9% से ज्यादा है। सरकार ने व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा के दबाव को नियंत्रित करने के लिए सोने पर प्रभावी आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15%, जीएसटी सहित कुल प्रभावी कर 18.4% कर दिया है। जबकि लोगों को सुझाव दिया जा रहा है कि 1 साल तक सोना न खरीदें। बढ़ती कीमतों के कारण सोने के आयात में मात्रा के हिसाब से लगभग 70% तक गिरावट के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके दामों में भारी बढ़ोतरी के कारण पिछले साल के मुकाबले इस बार विदेशी मुद्रा के भुगतान में करीब 24% की वृद्धि दर्ज की गई। अब बात आती है पेट्रोल और डीजल की, जिसे फूंक फूंक कर इस्तेमाल करने की चेतावनी दी जा रही है। क्या की जा रही है? चेतावनी दी जा रही है। और आप देखेंगे कि शायद नीति निर्माताओं को लगता है कि आम आदमी के घर से बाहर कम निकलने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के कारोबारियों को सदमा लगेगा। वे कच्चे तेल के दाम कम कर देंगे। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारत के व्यापार घाटे का आंकड़ा 333.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। ऐसे में सरकार का मानना है कि अगर कोरोना काल की तरह घर से काम करने की व्यवस्था को फिर से अपनाया जाए, साझा वाहनों का इस्तेमाल किया जाए या साइकिल से चलने को बढ़ावा दिया जाए,
तो पेट्रोल का खर्च बचेगा और देश का विदेशी मुद्रा भंडार संभल जाएगा। मगर व्यवहारिक तौर पर इसका कितना असर होगा, इसका कोई आकलन अभी तक नहीं किया गया। भारत ने कुल आयात का 25 से 30% हिस्सा केवल कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर खर्च करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के कुल व्यापार घाटे में कच्चे तेल और ईंधन के आयात का शुद्ध योगदान लगभग 40 से 45% के बीच रहा है। वर्ष 2026 के हालिया महीनों में पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक तनाव और हॉर्मुज जलमार्ग के बाधित होने से तेल की कीमतों में भारी उछाल आया। सरकार की ओर से जनता से यह अपील की जा रही है कि भोजन पकाने के तेल की बचत की जाए ताकि विदेश से आयात होने वाले पाम तेल, अन्य खाद्य तेलों के खर्च को कम किया जा सके। ऐसा लगता है कि अब रसोई में तड़का लगाने के लिए भी देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार से राय लेनी पड़ेगी, क्योंकि आखिर मामला डॉलर बचाने का है और जनता अपनी सेहत सुधारे या ना सुधारे, मगर सरकार देश के चालू खाता घाटे को सुधारने के लिए रसोई में कड़ाही का तेल तक नापने को तैयार है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से देश में रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। यही वजह है कि सरकार की ओर से किसानों को अब जैविक खेती की सलाह दी जा रही है, जो किसी रासायनिक आपदा के बीच अमृत की तरह परोसी जा रही है। सरकार का मानना है कि जो किसान दशकों से महंगे यूरिया, आयातित कीटनाशकों के सहारे फसल उगा रहे हैं, वे अचानक से जैविक खेती की ओर रुख कर लेंगे और जिससे रासायनिक उर्वरकों के आयात का खर्चा कम हो जाएगा। मगर सवाल यह है कि हकीकत में क्या चंद दिनों के भीतर यह बदलाव संभव हो पाएगा? विदेश यात्राओं, विदेश जाकर शादी समारोह आयोजित करने से फिलहाल परहेज करने का सुझाव भी दिया गया और इससे आम जनता में डर और घबराहट और संदेह का माहौल पैदा हो रहा है। सरकार के इन सुझावों का सकारात्मक प्रभाव कम, नकारात्मक प्रभाव ज्यादा रहा। शेयर बाजार में गिरावट से निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए अब तक बर्बाद हो चुके हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों की जोरदार बिकवाली, व्यवस्थित निवेश योजनाओं से लोगों का पलायन और डॉलर के मुकाबले सतत छूता रुपया, इस सब का समाधान क्या आम आदमी की जीवन शैली में निहित है या राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने, गैर तकनीकी सामान के आयात में कमी, गैर जरूरी खर्चों में कटौती, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाकर संभव होगा? आम आदमी का पेट्रोल, डीजल, तेल, सोना और विदेशी यात्रा बंद करवा देना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल कैसे हो सकता है? सरकार के अर्थशास्त्रियों की दूरदर्शिता और वैश्विक उथल पुथल का बोझ जनसाधारण के रूप में डाल देना कतई उचित नहीं है। अब देखना यह है कि त्याग और सुचिता का यह नया मॉडल देश की जीडीपी को कितना ऊपर ले जाता और जनता कब तक स्वर्ण और तेल के बिना डिजिटल इंडिया का आनंद ले पाती है। और हमारे देश में कोई भी समस्या आती है तो ऐसे नहीं लगता है कि वो सब समाधान किसके पास है? जनता सब अपने कंधों पर आप देखते हैं वो ढोलेगी। उससे कहिए आप सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करिए, बिल्कुल बंद कर देगी। खाने का तेल मत खाइए। ऐसे नहीं लगता है कि पूरी जिम्मेदारी सरकार किसके? आम इंसान के कंधों पर डाल देती है। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखें ये हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, यूक्रेन है, ये आप लोगों को ईरान देखने को मिल जाएगा, तेहरान इसकी राजधानी है, ये फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, यहाँ हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये आप देखिए इजराइल है, भूमध्य सागर, ये लाल सागर, ये लेबनान है, यहाँ आप लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल जाएगा। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है, किसकी? अमेरिका की। विकास का सलीका, ये हम जानते हैं पर मानते नहीं कि वृक्षों की लगातार कुर्बानी, योजनाओं में फंसे अनियंत्रित यातायात, शहर और अड़ोस पड़ोस में कंक्रीट के जंगल खड़े करने तथा सड़क निर्माण के लिए जमीन की खुदाई के कारण जलवायु का दुख बढ़ता जा रहा है। इस बात को भी कभी नहीं स्वीकार करेंगे कि पुरानी इमारतें, रास्ते, तालाब, वृक्ष सब तब तक स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त रहे जब तक कि उन्हें बनाने, अनुशासन से संभालने वालों का दखल रहा है। इस सक्रिय दखल का श्रेय आमतौर पर अंग्रेजों को जाता है। अपनी चुनी हुई जगहों, वहां बनाई इमारतों, सामान और दूसरी चीजों को संभालने का सलीका पहले के लोगों के पास खूब था। उस समय बनी इमारतें, रास्ते, पुल, रेलवे की पटरियां इस बात की सच्ची गवाही आज भी देती हैं। विकास होना चाहिए लेकिन विनाश की शर्त पर तो नहीं होना चाहिए। ये आप देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले कुछ दशकों के दौरान विकास को शासन प्रशासन संभाल नहीं सके।
और विकास के नाम पर जिस तरह का भ्रम चतुर्दिक छाया रहा, उससे विचारों की स्पष्टता को बाधित किया है। शासन प्रशासन का आपसी मान सम्मान और तापमान गलतफहमियों में लिपटा, बिगड़ा और असंतुलित रहा। बीमार लड़खड़ाते गिरते पहाड़ों का संताप जांचने और उचित इलाज करने का स्वमुहूर्त कभी नहीं निकल पाया। विकास से लदी योजनाओं की भरमार ने पहाड़ को संवारने और बचाने के लिए ईमानदार प्रयास कभी नहीं हुए। कभी सच की तलहटी में बैठकर यह नहीं सोचा गया कि इन पहाड़ों, नदियों, जंगलों को हमारी जरूरत है या हमको इन सब की। होशियार राजनीति वैसे भी इस तरह के कामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती है। पहाड़ पर विकास की बेलगाम दिशा पानी, मिट्टी, जंगल और हवा को नुकसान पहुंचा रही है। जिन पहाड़ों ने हमें सब कुछ दिया, हमारा जीवन पाला पोसा, हमने उन्हें ही असुरक्षित कर बिसरा दिया। क्या कभी किसी को विचार करने की जरूरत पड़ी? इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? और अभी तक समझ में यह नहीं आया कि मानवीय शरीर प्रकृति के लिए कि उन्हीं 5 तत्वों से बना जिनसे प्रकृति बनी। कुदरत की अमानत मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि, आकाश का जितना ख्याल रखेंगे उतना ही हमारा शरीर बेहतर होगा। मानव जीवन प्रकृति पर निर्भर है, लेकिन स्वार्थ के घेरों में कैद इंसान इसे निरंतर नुकसान पहुंचा रहा है। प्रकृति के जीवन को लेकर जिस हद तक उपेक्षा देखी जाती है, वह कई बार परेशान करती है। हिमखंड पिघल रहे हैं, बर्फ नहीं पड़ रही है, यहाँ तक कि बारिश नहीं होती है। लेकिन जब मौसम नाराज होता है, आपदाएं आती हैं, तो स्पष्ट दिखता है कि इंसान की गुस्ताखियों का परिणाम निकल रहा है। मौसम में इस रफ्तार से बदलाव या उतार चढ़ाव की जड़ें कहाँ हैं? यह खोजने या उस पर सोचना, या जो जरूरी नहीं समझा जाता, या फिर इतनी ही जानकारी होती है। वैसे मानवीय प्रवृत्ति ऐसे बदलाव से ज्यादा परेशान नहीं दिखती है। कुछ दिन बाद फिर से असंतुलित विकास का स्वागत हो रहा होता है। और इस समय का इंसान जितना स्वार्थी हो चुका है, किसी दौर का नहीं रहा होगा, ये भी आप लोग जान लीजिए। तो आप देखिए, गांधी जी कहते नहीं कि इस प्रकृति के पास इतने संसाधन हैं कि हमारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन स्वार्थ पूरा नहीं किया जा सकता है। दुर्घटना के बाद आपातकालीन बैठक, अनुशासन समिति, किसी को भी किसी भी कीमत पर न बख्शने की सख्त घोषणा समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा बनकर रह गई। बुरा वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा है। अब हम अपने किए फैसले के लिए खुद पर बिफरेंगे, एक दूसरे को कोसेंगे, झगड़ेंगे और आपस में लड़ेंगे। लेकिन तब तक कुदरत की दौलत बर्बाद कर चुके होंगे, पर्यावरण और अधिक असंतुलित हो जाएगा, असीमित नुकसान हो चुका होगा। धन को वे तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन सामान्य, सीधे, सरल, शांत और संतुष्ट बासिंदों पर क्या गुजरेगी? पर्यटकों को चौड़ी सड़कों के माध्यम से पर्यटन स्थलों तक जल्दी पहुंचाया जा रहा है। अन्य राजनीतिक योजनाएं भी विचाराधीन है, जिन पर सवार होकर ज्यादा पर्यटक और जल्दी पहुंचेंगे। इन योजनाओं से आवाजाही और भगदड़ खूब बढ़ेगी। किसी को फुर्सत नहीं है कि कभी पहाड़ों से भी पूछ लें कि क्या वे और जख्मी होने के लिए तैयार हैं। पहाड़ों की सकल घरेलू उत्पादन में पर्यटन का जितना भी सहयोग हो, फिर भी कुछ दिनों बाद कोई क्षेत्रीय योजना घोषित होते ही कहा जाने लगता है, फला क्षेत्र के पर्यटन को लगेंगे पंख। किसी ने पर्यटन को वास्तविक आधार देने के बारे में विचार नहीं किया। सबसे पहले तो संभालने, संवारने और बचाए रखने की ज्यादा जरूरत है। विशेषज्ञों की यह चेतावनी भी भुला दी गई कि इमारतों के मोहल्लों को बुरे वक्त ने जिस लम्हा मनमाने तरीके से गलत कोण पर हिला दिया, उसका नतीजा कहर ही होगा। मगर हम उन्मुक्त होकर खुद को स्वार्थ के चक्र में फंसाकर विकास की मेहमान नवाजी किए जा रहे हैं। खबर आती है कि आने वाले वर्षों में करोड़ों औषधीय पौधे रोपे जाएंगे। कब वे पौधे रोपित होंगे और कब पर्यावरण को फायदा होगा, कह नहीं सकते हैं। और हर साल करोड़ों अरबों खरबों का फंड होता है पेड़ पौधों के लिए, लेकिन आप देखते हैं कि एक पेड़ पौधा ही लगा दिए जाते हैं, भूल जाते हैं, वो कुछ दिन के बाद खत्म भी हो जाते हैं पौधे। ये भी देखा होगा आपने। उनका बच्चों की तरह देखभाल करना पड़ता है जब तक बड़े नहीं हो जाते हैं। कल्पना कर सकते हैं कि शहर का जनजीवन वीरान हो जाए, इंसान वहां से चले जाए तो जंगलों को कितना आराम मिल सकता है। नदियां स्वच्छ पानी से लवरेज हो सकती हैं। जंगली जानवर जिन्हें दिन के उजाले में बस्तियों में आकर अपना अधिकार मांगना पड़ता है, उन्हें सत्याग्रह नहीं करना पड़ेगा। आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे जानवर गांव की तरफ आ जाते हैं, तो मैं कहता हूं गांव में नहीं आ रहे, हम लोग उनके आवास में पहुंच चुके हैं, वो हमारे आवास में नहीं आ रहे हैं। वो एक तरह से हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं ना, वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप देखिए, वास्तव में ऐसा तो तब ही होगा जब कुदरत को नुकसान पहुंचाने वाला बुद्धिमान इंसान वहां नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या हम समय रहते पहाड़ से अपने संबंधों को नियंत्रित कर संवेदनशील होना चाहिए, या सिर्फ अपनी गलतियां भी दोहराते रहेंगे।
विदेश में इन मुद्दों पर किस तरह विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं यह जिक्र करना हमारे यहाँ कोई अर्थ नहीं रखता। फिलहाल तो हमें खुद को बचाने के लिए संभावित विकास के हमलों से बचकर रहने की बहुत जरूरत है। एक बात और आपको बता दूं कि देखिए, पहले गाँव में आप देखते हैं कि कहाँ पर कूलर की, एसी की जरूरत पड़ती थी, पंखा की भी कभी कभी जरूरत पड़ती थी। आजकल गांव में भी एसी लगने लगे, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था बनी हुई है। ये आप देख लीजिए, टिप्पणियाँ रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सवालों को घेरा, प्रवेश परीक्षाओं की प्रणाली में सुधार और जवाबदेही तय करने का मुद्दा अब सड़क से लेकर संसद तक पहुंच गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष इस मसले को जोर शोर से उठा रहा है। संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यह सच है कि देश का संविधान हर नागरिक को इजाजत देता है कि वह शासन प्रशासन या किसी संस्था की नीतियों निर्णयों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना असंतोष मांग जाहिर कर सकता है। ऐसे में क्या वजह रही कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं से संवाद के बजाय उनके खिलाफ बल प्रयोग करने को ही अंतिम विकल्प मान लिया गया? क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि प्रदर्शनकारी युवाओं की मांग पर विचार किया जाए और समाधान का कोई रास्ता निकाला जाए, उनसे बात की जाए? यही नहीं, संसद में इस मुद्दे पर बने गतिरोध से जो कीमती समय बर्बाद हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? संसद का काम जनहित से जुड़े मसलों पर मंथन कर उन्हें निर्णायक रूप देने का होता है, मगर जब सदन में कोई कामकाज ही नहीं होगा तो फिर उसके मूल उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो पाएगी? जो संसद चलता है, मानसून सत्र चल रहा है ना, इसमें हमारा आपका पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन कोई सार्थक चर्चा नहीं हो रही, कुछ हो ही नहीं रहा। ये आप लोग भी देख रहे हैं। दरअसल नीट में गड़बड़ियों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रवेश परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। इस मामले में बीते शनिवार को तब तूल पकड़ा जब 20 दिनों से अनशन पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने जबरन अस्पताल में भर्ती करा दिया। इसे युवाओं के आंदोलन की आवाज को दबाने के प्रयास के रूप में देखा गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के सुरक्षा बलों के बल प्रयोग से स्थिति बिगड़ गई। कई जगह दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़पें हुई, मगर अहम सवाल यह है कि यह नौबत आने ही क्यों दी गई? सरकार ने समय रहते प्रदर्शनकारी युवाओं से बातचीत कर उन्हें भरोसे में लेने की कोशिश क्यों नहीं की? जाहिर है कि अगर सरकार की ओर से यह पहल की जाती तो प्रदर्शनकारियों के संसद तक मार्च को टाला जा सकता था। प्रदर्शनकारी युवा अब भी जंतर मंतर पर डटे हुए हैं, वे अपनी मांगों पर अड़ग हैं। वहां ज्यादा भीड़ जमा ना हो, इसके लिए बुधवार को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने 17 स्टेशनों को बंद कर दिया, मगर इसका खामियाजा उन सैकड़ों यात्रियों को भी भुगतना पड़ा जो अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए मेट्रो से सफर करते हैं। कई लोगों को अपने गंतव्य से पहले ही मार्ग बदलना पड़ा या फिर कई किलोमीटर दूर से वापस सड़क मार्ग से गंतव्य स्थल तक पहुंचना पड़ा। सवाल यह है कि क्या युवाओं को विभिन्न तरकीबों के जरिए प्रदर्शन से दूर रखने से उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? दूसरी ओर विपक्षी दल भी प्रदर्शनकारी युवाओं की मांगों के समर्थन में खड़े हो गए। विपक्ष की ओर से संसद में इस मुद्दे को उठाए जाने और हंगामे के कारण दोनों सदनों में कामकाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में विपक्ष और सत्ता पक्ष की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि जंतर मंतर पर डेरा डाले युवाओं की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और संवाद के जरिए समाधान का रास्ता निकाला जाए, एक सार्थक चर्चा हो। क्योंकि आप देखते हैं कि शिक्षा ऐसा मुद्दा है कि हर किसी की जरूरत है शिक्षा, और हमारे देश में सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम की क्या व्यवस्था है, जग जाहिर है। आप देखते हैं कि हर दिन कहा जा रहा है कि 25 स्कूल बंद हो रहे हैं, और आप देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है और प्राइवेट स्कूलों में नामांकन भी बढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में नामांकन कम हो रहा है। अब आप सोच लीजिए, कहीं छत टपक पड़ता है तो आप देखते हैं कि बच्चे दबके मर जाते हैं, कहीं वो जो मिड डे मील मिलता है ना, मध्याह्न भोजन मिलता है, उसमें आप देखते हैं कि वो छिपकली मिल जाती है, सांप मिल जाता है, कभी कॉकरोच मिल जाता है, कभी कुछ ना कुछ मिलता रहता है, बच्चे बीमार होते रहते हैं। ये सुधार करने की जरूरत है। और आपको एक और बात बता दूं, जितना सरकारी स्कूलों पर खर्च होता है ना, टीचरों को दिया जाता है, उतना प्राइवेट वालों को नहीं दिया जाता है, लेकिन प्राइवेट वाले फिर भी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आज के समय में कोई भी हो, आप रिक्शा चला रहा है, जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, वो भी चाहता है कि उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें। वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था जग जाहिर है।
सुरक्षा की खातिर इस सिक्किम के नामची जिले में बीते सोमवार को भूस्खलन के कारण एक सुरंग के ढह जाने से कई लोगों की मौत हो जाने की घटना ने पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पहाड़ों की परिस्थिति की अनदेखी कर विकास कितना नुकसानदेह हो सकता है, यह अब कोई छिपी बात नहीं है। उत्तराखंड तेलंगाना में भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? हादसे हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनसे कोई सबक नहीं लिया गया। यह जानते हुए कि हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन एक बड़ी चुनौती है। क्या बड़ी चुनौती है? इसके बावजूद अगर सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन ना किया जाए तो इसे लापरवाही नहीं तो और क्या कहा जाएगा। सवाल है कि जब बरसात के मौसम में सुरंग का निर्माण कार्य किया जा रहा था तो वहां आपात स्थिति के लिए पहले से सुरक्षा उपाय करने पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। इस हादसे में जिस श्रमिकों की जान चली गई उसके लिए जिम्मेदार कौन? और आप देखिए, क्या इसके लिए परियोजनाओं का काम संभाले संबंधित उच्च अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। गौरतलब है कि नामची जिले में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की तिस्ता 6 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सुरंग बनाई जा रही है, जो भूस्खलन के कारण अचानक ढह गई। और हादसे के वक्त वहां परियोजना अधिकारी सहित 25 श्रमिक मौजूद थे, जिनमें से 20 की मौत हो जाने की पुष्टि हो गई। वो वैज्ञानिकों के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार निर्माण कार्यों, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण मिट्टी एवं चट्टानों की पकड़ ढीली पड़ रही है। ऐसे में बारिश के दिनों में हर समय भूस्खलन का जोखिम बना रहता है। पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम में कई सुरंगों का निर्माण किया गया और कुछ का कार्य प्रगति पे है। सवाल है कि सुरंग बनाने से पहले पर्यावरण से जुड़े खतरों का पूर्व में सटीक आकलन क्यों नहीं किया जाता। मगर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाए तो बड़ी दुर्घटनाएं टाली जा सकती हैं। समय आ गया कि पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर विकास कार्यों की योजनाएं बनाई जाए, ताकि पहाड़ों के परिस्थिति तंत्र और मनुष्य दोनों की रक्षा की जाए। और देखिए, सिक्किम की बात करें तो गंगटोक इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी और इसकी सीमा नेपाल, चाइना, भूटान से लगती है। 3 देशों से लगती है और राज्यों में पश्चिम बंगाल से लगती है। और ओम प्रकाश माथुर यहाँ के राज्यपाल हैं। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 32 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 7096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या सिक्किम। ये आपके संपादकीय पाठ की कहानी है। अब आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं, जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।